नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं विनीता परमार के कहानी संकलन तलछट की बेटियां इसके साथ उपस्थित हूं। विनीता परमार 16 जुलाई 1977 को पूर्वी चंपारण में पैदा हुई। एमएससी और पीएचडी उन्होंने पर्यावरण विज्ञान में किया। अर्थशास्त्र से भी एमए किया, एमएड किया हुआ है। कथा, संवेद, किस्सा, आजकल, बया, पाखी, कादम्बिनी, देश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ, उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। कविताएं भी लिखती हैं, कहानियाँ भी लिखती हैं। शोध और पर्यावरण विज्ञान पर भी कुछ पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। अंग्रेजी में भी लिखती हैं, हिंदी में भी लिखती हैं। काव्य संग्रह उनका दूब से मरहम और संस्मरण संग्रह धप्पा के नाम से प्रकाशित हो चुका है। कुछ सम्मान भी पा चुकी हैं। पेशे से अध्यापिका हैं, लेकिन साहित्य उनके मन में रचता और बसता है। खास बात यह कि इस संकलन में 14 कहानियां उनकी संकलित हैं। कहानियों के नाम हैं विसर्जन, तलछट की बेटियां, इमोजी, पानी पर पाँव, लाल पाड़ की पीली साड़ी, घोसा, अश्वमेध का घोड़ा, स्विच ऑफ, माइका, कोख पर कैची, तबादला, खूंटा में मोर डालबा, आश्लेषा, खुट खुट खटर खटर। इन कहानियों के शीर्षक से आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से माटी में रची बसी रचनाएं विनीता परमार लिखती हैं। अपने परिवेश में नारी की स्थिति उनका प्रिय विषय है। नारी, वह नारी जो अपने हालातों में बतौर लड़की, बतौर माँ, बतौर दादी, बतौर पत्नी, बतौर बहन, बतौर चाची, काकी, ताई जहाँ है, जिस स्थिति में है, वह बदलाव के लिए न केवल सोचती है बल्कि प्रयास भी करती है। खास बात यह कि विनीता परमार अपने लेखन में किसी भी तरह के बंधन को तोड़ती है। वह अपनी लेखनी से इस बात की कोशिश करती हैं कि उनकी स्त्री सीमाओं और संकोचों में बंधी न रहे। वह जिस भी हालात में है, वह अपने हालात को बदलने की कोशिश करे। इसीलिए उनकी भाषा का प्रवाह अलग है। अगर मैं इस संकलन की पहली कहानी की बात करूं, विसर्जन है। विसर्जन की जो नायिका है वह पढ़ रही होती है। वहाँ एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है। बहुत ही पारंपरिक घर में होती है, जहाँ अपने माता पिता को बता भी नहीं सकते। वहाँ पढ़ाई का उस तरह का माहौल भी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वह पढ़ाई करती है और कोशिश करके नौकरी पा जाती है। नौकरी ऐसी जगह जहाँ भुज देहात है, जहाँ दिनचर्या के लिए भी जगह नहीं, ऐसे गांव में वह जाती है। प्रशासनिक सेवा में चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों की जो स्थिति होती है गांव देहात में, जब वो जाते हैं तो उस तरह किस तरह का माहौल होता है। और ख़ासकर पुरुषवादी समाज में, पुरुषों के विभाग में अगर कोई स्त्री पहली बार जाती है क्लर्क के रूप में, तो उसे किस रूप में वहाँ का समाज देखता है, इसका उन्होंने बहुत ही मार्मिक उल्लेख किया है। यहाँ तक कि वहाँ उसे दिनचर्या के लिए, शौच की सुविधाओं के लिए भी जगह नहीं होती, यूरिनल नहीं होता है। और किस तरह से जो मिलता है वहाँ सब पुरुष सहयोगी किस तरह से उसे देखते हैं, कैसे वो किवाड़ बंद करती है, दरवाज़ा बंद करती है, किस तरह से जब वो अपने प्रेमी को बताती है कि मैं इस माहौल में हूँ, वह उसका मजाक उड़ाता है कि यह भी कोई समस्या है। और इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। बड़ा ही एक जो लोकल जो माहौल है उसका वो वर्णन करती हैं अपनी भाषा में। और फिर एक दिन अपने प्रेमी से मिलने के लिए वो नायिका जाती है। बस स्टैंड का जिक्र है, किस तरह से वो पैदल चलकर और लोकल साधन पकड़कर फिर रांची जाने के लिए बस पकड़ती है। और उस बस में किस तरह से लिखा होता है कि बस खुलने के बाद रुकेगी नहीं रास्ते में, और इसे रास्ते में आवश्यकता पड़ती है कि मैं किस तरह से पेशाब कर पाऊँ, और बस नहीं रुकती है और नायिका उस बस में ही सुसु कर देती है। बात छोटी है, लेकिन जो लोग उस माहौल में, ऐसे माहौल में रहते होंगे,
उन्हें यह समझ में आएगा कि यह कितना महत्वपूर्ण विसर्जन के रूप में उन्होंने भारतीय गंवई समाज में विकास के इस दौर में भी पुरुषवादी मानसिकता का पर किस तरह का प्रहार किया है और किस तरह से एक स्त्री, एक नायिका, एक लड़की जो अपने घर परिवार का विरोध करके नौकरी करती है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता है। इसी तरह से तलछट की बेटियां, ये कहानी जो है विकास के नाम पर धीरे धीरे हमारे गांवों में पहुंच रहे विकास के बहाने पानी के जहर होते जाने और उससे जो संघर्ष पनपता है उसकी कहानी है। बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक गांव होता है, कोई भी गांव वो हो सकता है, हालांकि इन्होंने बिहार झारखंड के गांव की बात की है, वो हरियाणा का भी गांव हो सकता है, उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है। उस गांव में बड़ा खुशहाल जीवन होता है। एक लड़की होती है जो इस कहानी की नायिका है और दूसरों के साथ खेलती घूमती है, पढ़ाई लिखाई करने जाती है। अचानक धीरे धीरे पता चलता है कि गांव में पहले कुआं होता था, तालाब बावड़ी होती थी, वहाँ से लोग पानी लाते थे। फिर वहाँ नल लगता है, हैंडपंप लगता है, पानी निकलना शुरू होता है, बोरवेल लगना शुरू होता है। और कुछ दिन बाद पता चलता है कि इस बोरवेल का पानी जो है धीरे धीरे मटमैला होकर पीला होने लगता है और लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं और यह प्रचारित होने लगता है कि यहाँ के पानी में जहर घुला हुआ है, आर्सेनिक घुला हुआ है। और गांव लोग, जो गांव खुशहाल था, जिस गांव की आबादी बड़ी थी, वो लोग धीरे धीरे गांव छोड़ने लगते हैं। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो शहरों में चले जाते हैं, कस्बों में चले जाते हैं। जो मजदूर होते हैं वो दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास जाने का कोई साधन नहीं है, मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय या कृषक परिवार हैं, वो वहीं रहते हैं। कुछ दिनों बाद सर्वे होता है, कुछ लोग निशान लगा के चला जाता है स्वास्थ्य विभाग की, इस नाल का पानी मत लीजिए, इस हैंडपंप का पानी मत लीजिए, इस बोरवेल का पानी मत लीजिए। लेकिन लोग मजबूरी में, सूखा पड़ता है, धरती पटपटाने लगती है और फिर लोग वहाँ से भी पानी लेने लगते हैं। और जब ये लड़की बड़ी होती है, कुछ समय बाद पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाती है, उसके चाचा वगैरह ले जाते हैं, शादी की उम्र हो जाती है, तो इसकी शादी बार बार केवल इसलिए कट जाती है कि लोग कहते हैं अच्छा ये आर्सेनिक वाले गांव की है। इस लड़की का जबकि कोई दोष नहीं होता। लोग कहते हैं, इसके चाचा कहते हैं हम तो इसे बचपन में ले आए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बार बार इसकी शादी टूटती है। वो कहती है कि बाबू साहब का एक वाक्य उन्होंने कोट किया है कि पानी ईश्वर की सुंदरतम लिपि है। तलछट की बेटियां के बहाने वो हमारे समाज की मान्यताओं, बदलती परिस्थितियों, पर्यावरण, पारिस्थिति के दोष के चलते समाज में पनप रही दुश्वारियों और इस समाज की मानसिकता पर एक तीखा और मार्मिक प्रहार करती हैं। और अंततः वह लड़की कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, मैं शादी के लिए बार बार नहीं कटूंगी, बार बार मैं टेस्ट नहीं दूंगी कि मैं जहाँ भी शादी करने के लिए लोग जाते हैं आर्सेनिक की बेटी का ठप्पा लगा देते हैं और इस बात से मेरी शादी टूट जाती है। ये कहानियाँ अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ हैं। मायका एक कहानी की बात करूँ तो एक नायिका है जो बुजुर्ग हो चुकी है, उसके घर परिवार में शादी हुए ज़माना बीत चुका है। उसकी बेटी वो अपने पास ले आती है, बेटा वृद्धाश्रम में डाल देता है, बेटी अपने पास ले आती है। लेकिन माँ को अपने बचपन का मायका और ससुराल याद है। वह गांव याद है जहाँ वो पली बढ़ी। क्यों? क्योंकि बचपन में ससुराल और मायका दोनों एक ही जगह पर था। उनकी शादी होती है, वो बार बार सब कुछ भूल गई होती है उसकी माँ, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भूल चुकी होती है। लेकिन वह एक दिन अचानक अपनी बेटी के घर से गायब हो जाती है और बेटी ढूंढती है, पुलिस में भी जाती है, कई जगह परेशान होकर बाद में पता चलता है कि वह ननिहाल के पास 20 किलोमीटर दूर, जिसको कुछ भी याद नहीं है, उसे अपना मायका बिरसा नगर याद रह जाता है। बेहद मार्मिक और अच्छी कहानियाँ, 14 कहानियाँ हैं। विनीता परमार को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि वे ऐसी कहानियाँ लिख रही हैं जिनमें जीवन की संवेदना, जिनमें जीवन का उद्देश्य, जिनमें पर्यावरण, जिनमें हमारा समाज, जिनमें हमारे समाज की कुरीतियों से
लड़ने की न केवल छटपटाहट है बल्कि हमारा वह सच सामने आता है जिससे अमूमन आंख मिलाने से हम कतराते हैं। इस पुस्तक को रुद्रादित्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य केवल 185 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 128। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।